बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़िज़िक्स सेकंड ईयर उसका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या हैं। उसके बाद कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा और कूलम लॉ में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। इंट्रोडक्शन, उसकी स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन और फिर आखिर में हमने के की वैल्यू फाइंड की थी कि के की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है। तो आज इसी को कूलम लॉ को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम लॉ जो है उसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कूलम फोर्स के ऊपर किसी भी मीडियम का क्या इफ़ेक्ट आता है। फिर रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसकी डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस तरह कूलम लॉ का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टोरियल फॉर्म, जैसा कि हमने कूलम लॉ में कहा था कि दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स होती है। अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला देखा था, रिलेशन देखा था। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज, Q2 second charge, and R is the distance between centers of these two charges। ये इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला था। लेकिन हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी वेक्टर की फॉर्म में कूलम लॉ जो है वो कैसे क्या होगा। तो जब वेक्टर की फॉर्म में हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। सो कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स से क्या मुराद है? म्यूचुअल फोर्स से मुराद ये है कि अगर चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगाता है तो चार्ज 2 जो है वो भी चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये नहीं कि एक चार्ज तो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन दूसरा पहले के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा। तो एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज जो है वो भी पहले के ऊपर फोर्स लगाता है। अब जैसा कि अगर आप फिगर देखें, फिगर में दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक चार्ज Q2 है। दोनों अगर पॉजिटिव हैं, लेट्स से कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि Q1 जो है वो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किस उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन दिस होगी। ये आपने याद रखना है कि ये जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलांग होगी। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, अपवर्ड, जैसे कि इस फिगर के मुताबिक अपवर्ड। अब ये फोर्स जो लग रही है Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को डिनोट करेंगे F21। F21 का मतलब ये है 2 का मतलब ये है कि चार्ज 2 जो है उसके ऊपर फोर्स लग रही है, और किस चार्ज की वजह से लग रही है वो 1 है।
तो इसलिए इसको 2 1, तो इस F21 का मतलब ये है फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। इसी तरह अगर फोर्स 2 1 होता तो उसका मतलब ये होगा, जो कि आगे जाके देखेंगे, तो उसका मतलब ये होता कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये चूँकि हम ए फिगर जो है इसमें देख रहे हैं कि Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो 2 1 है। इसी तरह अगर हमने कहा कि ये जो कूलम फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, कि अगर एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा। तो अब Q2 जो है वो भी Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो नेक्स्ट फिगर में दिखाया गया है, ये नीचे वाले में उसकी। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि एक जैसे चार्ज हमने अज्यूम किए, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह डाउनवर्ड होगी। तो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2, सो दिस फोर्स विल बी डिनोटेड बाय F12। तो ये एक दूसरे को, दोनों फोर्सेस जो हैं रिपेल कर रही हैं और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे F12 इज इक्वल टू F21। अच्छा, जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक बराबर होगा, तो इसलिए F12 इज इक्वल टू F21 अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक के साथ नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप ये माइनस जो है बेशक इसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ लगा लें, F12 के साथ लगा लें या दूसरे के साथ। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। Coulomb's force is mutual force. It means that if Q1 exerts a force on Q2, then Q2 also exerts an equal and opposite force on Q1. If we denote the force exerted on Q2 by Q1 as F21 and on the charge Q1 due to Q2 as F12, then F12 is equal to minus F21. तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2 1, तो ये नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ F21 इज अपोजिट टू F12। तो ये इसकी इस आगे देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ दीज फोर्सेज इज सेम एंड इज गिवन बाय F K Q1 Q2 और Q और स्केयर। ये K की वैल्यू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अब हमने इसको, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, अब हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। जब भी वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। जैसा कि ये F21 जो है इसका यूनिट वेक्टर R21 होगा, तो इसलिए इसके साथ R21 लिखना ज़रूरी है। सो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 R स्क्वायर, इतना आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और R21 जो कि आपने यूनिट वेक्टर लिखा, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो ये वेक्टोरियल फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में फोर्स को इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरह अगर हमने F12 को लिखना है तो उसके लिए भी मैग्नीट्यूड सेम और सिर्फ R12 हो जाएगा, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। फोर्स F12 के अलावा जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको R12 से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये आपकी वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो सो इन वेक्टोरियल फॉर्म जो आपके पास कूलम लॉ बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लिख लें इसकी जगह पे, Q1 Q2 और R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। अगर ये 2 1 है तो R21 हो जाएगा, अगर F12 है तो ये R12 हो जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए है।
तो सो फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए ये कूलम फोर्स हमने Q1 Q2 और आर स्क्वायर ड्राइव की थी। तो इसको जब हमने कंप्लीट इसकी डायरेक्शन भी साथ लिखनी हो तो साथ ये यूनिट वेक्टर साथ लिख देंगे। तो ये इसकी वेक्टोरियल फॉर्म है। अब देखें, हमने ये कहा था कि अगर इसकी R21 की डायरेक्शन इस तरह अपवर्ड लिखी है और R12 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर R21, इस तरह तो लिखते हैं। अब R21 को अब R12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके साथ आप अपोजिट साइन लगाएंगे, यानी नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये नेगेटिव अगर आप बाहर लेके आएँ तो ये आ जाएगा नेगेटिव 1/4 Q1 Q2 और R स्क्वायर R12। तो ये अगर आप देखें तो ये आपके पास बन जाता है F12, ये फोर्स जो है ये F12। तो सो F21 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा लेना आपने, यहाँ पे मिसिंग है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे गलती है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आपने लगाना है। तो F21 इज इक्वल टू F12, तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ ऐसे ये आ जाएगा। दस F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये साइन नेगेटिव साइन आया। इन द इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस जो आपने निकाले हैं F21 और F12, द साइन ऑफ चार्जेस डिटरमाइन वेदर द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने दोनों पॉजिटिव लगाए, तो पॉजिटिव साइन एक जैसे हैं, तो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं, यानी दोनों के पॉजिटिव हैं, या दोनों के नेगेटिव हैं, यानी दोनों चार्जेस के साइन नेगेटिव हैं, या दोनों चार्जेस के साइन पॉजिटिव हैं, यानी एक जैसे हैं, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। लेकिन अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए ये लिखा हुआ है द साइन ऑफ चार्जेस डिटरमाइन वेदर द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये था वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को रिप्रेजेंट किया गया। तो अब हम देखते हैं कि मीडियम जो है उसका कूलम फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। उसके लिए मैं दोबारा वापस इस फिगर की तरफ आता हूँ। ये देखें, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान में स्पेस है। तो स्पेस की वजह से आपके पास ये रिलेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये फ्री स्पेस अगर इनके दरमियान में कोई मीडियम नहीं रखा हुआ तो उस वक्त ये रिलेशन है। लेकिन अगर इसके दरमियान में कोई मीडियम रख देते हैं, ग्लास रख देते हैं, कोई गत्ता रख देते हैं, कोई कागज़ रख देते हैं, या कोई और चीज़ रख देते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में जो कूलम फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। वो रिड्यूस इसलिए होगी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी जो है वो तो 1 है, और अगर कोई मीडियम रखेंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी 1 से ग्रेटर होती है, जिसकी वजह से ये आगे जाके देखते हैं इसको डिटेल से, तो उस वजह से वो रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके लिए रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जो भी मीडियम हम इसके दरमियान में रखेंगे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो भी साथ या नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगी। तो
ये मैंने बता दिया आपको कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं या मीडियम बीच में डाल देते हैं तो कूलम फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। We shall now consider the effect of medium between the two charges upon the Coulomb's force. If the medium is an insulator, it is usually referred as dielectric. यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने बीच में रखना है, इंसुलेटर होना चाहिए। ये नहीं कि इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। तो वो इंसुलेटर जो इनके दरमियान में रखेंगे उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस केस में डाइलेक्ट्रिक जो है वो फ्री स्पेस है या एयर है। It has been found that presence of dielectric always reduces the electrostatic force. यानी कूलम फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है जब भी आप दो चार्जेस के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अदर देन एयर आप इंसर्ट करते हैं। एज कम्पेयर्ड विद द एयर, ये देखें लिख दिया उसने, एज कम्पेयर्ड विद द एयर इन द फ्री स्पेस, as compared with that in free space by a certain factor which is constant for the given dielectric. This constant is relative permittivity, उसको relative permittivity कहते हैं, and is represented by ER epsilon r। तो जब फ्री स्पेस थी उस वक्त आपके पास फोर्स कूलम फोर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई मीडियम रख देते हैं तो एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल जो कि आपने दोनों चार्जेस के दरमियान में रखा है। एक चीज़ याद रखनी है कि रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। अगर ये 1 होती, ये 1 होती, ये भी 1 है, तो सिंपल ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1/4 पाई आ जाता। तो ये 1 से ज़्यादा होने की वजह से देखें ना, अगर आपके पास ये एक फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर आ रहा है 9 × 10⁹, ये जो कि के की वैल्यू निकलती है। लेकिन अगर आप एक ऐसा मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो के की जितनी वैल्यू आएगी जो कि 9 × 10⁹ है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगी। जब 2 पे डिवाइड हो जाएगी तो ओवरऑल ये फैक्टर कम हो जाएगा। ओवरऑल फैक्टर कम होने की वजह से जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स का जवाब जो आएगा वो ओवरऑल कम हो जाएगा। इस वजह से जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो चार्जेस के दरमियान में रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इस क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। तो 1 से ग्रेटर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उतने टाइम ये कम होती जाएगी। अगर 1.1 भी होगा तो फिर भी ये उसको थोड़ा सा फैक्टर से रिड्यूस कर देगी। ये डिपेंड करता है कि आपने मीडियम क्या रखा और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो लिहाजा हमारा टॉपिक ये था कि इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स, कूलम फोर्स के ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट आता है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर मटेरियल दो चार्जेस के दरमियान में रख दिया जाता है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है। उसकी रीज़न मैंने बता दी कि क्योंकि जो भी मटेरियल है उसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ग्रेटर होती है। तो अगर आप इसको गौर से देखें, द कूलम फोर्स इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम है कूलम फोर्स के लिए ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/2
आर स्केयर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ये एफ प्राइम लिखा हुआ है कि एफ प्राइम का मतलब ये है कि व्हेन मीडियम इज इंसर्टेड देन व्हाट इज़ द फोर्स, यानी वो फोर्स जो कि मीडियम के साथ है, मीडियम डालेंगे ई एप्सिलॉन आर, तो उस वक्त फोर्स जो है वो फ्री स्पेस की फोर्स से चेंज होगी। तो अगर ई आर नहीं लिखते तो खाली एफ लिखें, तो एफ का मतलब ये है कि कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस, और एफ प्राइम जो है ये डिनोट किया गया कि कूलम फोर्स इन एनी मीडियम फॉर एनी मीडियम बिटवीन चार्जेस। अच्छा, अगर आप इसमें से 1/एप्सिलॉन आर बाहर ले लें तो आपके पास बाकी बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, ये आपके पास बच जाएगा। और ये क्या है? एफ कूलम फोर्स, सिंपल आपने कूलम फोर्स आपने फाइंड की थी, विच वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्जेस। अगर एप्सिलॉन आर को इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, तो एफ प्राइम जो है वो नीचे आ जाएगा। तो सो एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस ओवर एफ इन मीडियम, यानी फोर्स इन मीडियम। तो ये एफ लिखा हुआ है और ये एफ प्राइम। एफ का मतलब ये है कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, और एफ प्राइम का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन दिस। तो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट एयर के अलावा। एप्सिलॉन आर विच इज़ एप्सिलॉन आर इज़, ये भी 1 से ग्रेटर ही है, 1.0006 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1। तो इसलिए एयर की रिलेटिव परमिटिविटी को 1 लिया जाता है फॉर सिंप्लिसिटी। तो सो मीडियम की फोर्स हमने कहा कि जब भी दो चार्जेस के दरम्यान में मीडियम इंसर्ट करेंगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है। तो एफ प्राइम इज़ लेस दैन एफ। F prime is the force between two charges when medium is inserted between them, and F is the force between two charges when they are placed in free space. तो सो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या बनी कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन द फोर्स electrostatic force in free space to the electrostatic force in the medium. Thus, relative permittivity may be defined as the ratio of the force between two charges placed in air or vacuum to the force, यानी placed in air or vacuum। ये F जो है ये उस वक्त फोर्स है जब आपने चार्जेस को एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, to the फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। तो ये देखें ये दो फोर्सेस के दरम्यान में रेशियो। तो ये इस तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी की हमने डेफिनेशन कर ली। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने जो देखा कि आज हमने क्या क्या पढ़ना था, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम लॉ की वेक्टोरियल फॉर्म क्या है, फिर इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट आता है, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, फिर इसी रिलेशन से हमने रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन जो है वो डिड्यूस की। तो इस तरीके से आज आपका कूलम लॉ का सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप इसको सुने और कमेंट्स करें कि समझ आई है तो फिर भी ठीक है, नहीं आई तो फिर भी बताएं ताकि अगले लेक्चर में और बेहतर किया जा सके। रिलेटिव परमिटिविटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर गिवन इन दिस टेबल। वैक्यूम जो है वो 1
कंसिडर करते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, और एयर जो है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके भी रिलेटिव परमिटिविटी 1.00006 और जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 ही है। अमोनिया जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है 22 से लेके 25 तक, बैकलाइट 5 से लेके 18 तक, यानी डिफरेंट ग्रेड्स की जो है वो डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी बेंजीन की, ये सारे देख लें। माइका जो है 3 to 7.5 और पैराफिन पेपर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब पैराफिन पेपर जो है वो दोनों चार्जेस के दरमियान में रखेंगे तो एयर में जितनी फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे वो ऑफ हो जाएगी, 2 पे डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बाकी मटेरियल्स भी लिखे हुए हैं, इनको आप देख लें, याद कर रहे हैं तो याद भी कर लें। तो उम्मीद है कि आज आपको समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।